नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कवि भूषण की भाषा के बारे में। कवि भूषण रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। रीतिकाल में हिंदी काव्य के लिए ब्रज भाषा का प्रयोग होता था। भक्ति काल में, रीतिकाल में ब्रज भाषा का सर्वाधिक प्रयोग मिलता है। रीतिकाल की तो एकमात्र भाषा ही ब्रज भाषा, काव्य भाषा बन गई थी। उस समय की ब्रज भाषा अत्यंत कोमल थी, सुकुमार थी, क्योंकि उसमें श्रृंगार का ही वर्णन होता। श्रृंगार के संयोग पक्ष का, वियोग पक्ष का, इनका ही वर्णन किया जाता था। तो ब्रज भाषा के माध्यम से, ब्रज भाषा के द्वारा श्रृंगार के दोनों पक्षों का वर्णन हो रहा था, श्रृंगार का ही चित्रण हो रहा था। इसलिए ब्रज भाषा बहुत ही कोमल और सुकुमार थी। कोमल भावों की ही व्यंजना करते करते वह स्वयं भी कोमल कांत हो गई थी। उस समय भाषा को सूरदास, नंददास, इन भक्त कवियों ने परिष्कृत भी किया, परिमार्जित भी किया। रीतिकालीन कवियों ने इसको पूरी तरह से श्रृंगार के सांचे में ढाला और सुकोमल बनाया। तो भाषा बहुत ही कोमल कांत पदावली से युक्त कोमल बन गई, परिष्कृत बन गई, परिमार्जित बन गई। लेकिन भाषा ऐसी नहीं बन पाई थी जो वीर भावों की अभिव्यक्ति कर सके। वीर भावों के वर्णन में, वीर भावों की अभिव्यक्ति में भाषा जो है ओजस्वी वर्ण प्रधान होती है, उसमें कठोर वर्णों का आधिक्य होता है। ब्रज भाषा कोमल थी और वीर भावों के अभिव्यक्ति के लिए ओजस्वी वर्ण प्रधान, कठोर वर्णों से युक्त, द्वित्व वर्णों से युक्त भाषा की आवश्यकता होती है, ताकि उसमें वीर भावों की अभिव्यक्ति हो सके। कवि भूषण ने इस ब्रज भाषा को, जो उस युग में प्रचलित थी, उसी ब्रज भाषा को अपनी काव्य भाषा बनाने के लिए, अपने भावानुकूल बनाने का प्रयास किया, अपने भावानुकूल उस ब्रज भाषा को ढालने का प्रयास किया। जो भाषा श्रृंगार भावों की अभिव्यक्ति कर रही थी, बिल्कुल सुकोमल थी, सुकुमार थी, उस ब्रज भाषा को अपने वीर भावों की अभिव्यक्ति के योग्य, उसके अनुकूल बनाने का प्रयास किया, उसे ढालने का प्रयास किया और उन्हें इसमें सफलता में मिली। धीरे धीरे उन्होंने उसे अपनी रचना शैली के सांचे में ढालने का प्रयास किया और ब्रज भाषा को इतना परुष, कठोर और ओजस्वी बना दिया कि सुकुमार ब्रज भाषा भूषण की इच्छा अनुसार, भूषण के भावों के अनुसार वीर भावों की अभिव्यक्ति करने लगी। ब्रज भाषा को भूषण के भावों की अनुकूलता ग्रहण करने में समय तो लगा, लेकिन वह धीरे धीरे भावानुकूलता ग्रहण करके तेजस्वी एवं ओजस्वी हो गई, ओजस्वी भावों की सफलतापूर्वक अभिव्यक्ति करने लगी। तो ब्रज भाषा भूषण के द्वारा, ब्रज भाषा को भूषण ने अपने ओजस्वी भावों के अनुकूल बनाया, उसमें अपने वीर भावों की अभिव्यक्ति की। इस प्रकार उन्होंने भाषा में जो परिवर्तन किया, उन्होंने उसे वीर रसानुकूलता प्रदान की, वीर रस के अनुकूल बनाया। तो जो कोमल कांत ब्रज भाषा है, जब उसमें ओजस्विता का गुण आया, जब उसमें वीर भावों की अभिव्यक्ति का गुण आया, तो कुछ और भी विशेषताएं उसमें आ गई, कुछ गुण उसमें आ गए, जिनमें प्रमुख गुण हैं ओजस्विता, नादात्मकता, संयुक्ताक्षरता, युगानुकूलता, रसानुकूलता, लाक्षणिकता और संश्लिष्टता। भूषण की काव्य भाषा की विशेषताओं की बात करें, भाषा के गुणों की बात करें, तो उसमें ये इतनी विशेषताएं दिखाई देती है।
अब इन विशेषताओं के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। ओजस्विता। भूषण की जो भाषा है उसमें ओज एवं उत्साह भरा हुआ है। भूषण ने वीर, शिवाजी और छत्रसाल इन दोनों की वीरता का वर्णन किया है, इनके शौर्य और पराक्रम का वर्णन किया है, वीर रस का वर्णन किया है। तो वीर रस के वर्णन के लिए भाषा में ओज एवं उत्साह होना आवश्यक है, और भूषण की भाषा में ओज और उत्साह बहुत भरा हुआ है, पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है। उनके एक एक शब्द से जैसे ओज छलकता सा जान पड़ता है। उन्होंने वीर रस का निरूपण करते हुए शिवाजी के शौर्य और पराक्रम के जो गीत गाए हैं, जो कविता लिखी है या वीरता की जो स्तुति की है, शिवाजी के युद्धों का वर्णन किया है, उनके युद्ध वीरता, दान वीरता, दया वीरता, धर्म वीरता या समाज के अच्छे के लिए उन्होंने जो कार्य किए, समाज के लोगों के कल्याण के लिए जो कार्य किए, उन सब में जिस उत्साह का वर्णन भूषण ने किया है और उसके बिल्कुल उसके अनुसार ही भाषा को उन्होंने अपनाया है, भाषा की रचना उन्होंने की है। इसलिए भूषण की भाषा में सर्वत्र ही ओजस्विता का गुण दिखाई देता है, उसमें ओजस्विता भरी हुई है। दूसरी विशेषता है नादात्मकता। नादात्मकता कि भूषण ने वीर भावमयी ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसमें ऐसे शब्द अधिक मात्रा में प्रयुक्त हुए हैं जो एक सी ध्वनि, एक से स्वर और एक से व्यंजनों से निर्मित हुए हैं। जहाँ एक सी ध्वनि, एक से स्वर, एक से व्यंजन आते हैं, उससे भाषा में नादात्मकता आती है, और भूषण ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है। तो एक जैसे स्वर हैं, एक से व्यंजन हैं, एक सी ध्वनि है, इनको वे एक साथ लाए हैं, जिससे जो इन शब्दों की जो स्वर मैत्री और व्यंजन मैत्री है, व्यंजन और स्वर जो मिल रहे हैं, तो वहाँ वीर रस जो है बहुत तेजी से प्रवाहित होता दिखाई देता है, जान पड़ता है। और भूषण की कविता में नादात्मक सौंदर्य की, नादात्मकता की सृष्टि हुई है। एक उदाहरण देखते हैं। बानी फहराने गहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग फहराने ग्राम नगर पराने, सुनि बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के। यहाँ पर एक जैसे स्वर, एक जैसे व्यंजन एक स्थान पर आए हैं, एक से व्यंजनों से जो शब्द निर्मित हुए हैं, उससे नादात्मकता की सृष्टि हुई है, भाषा में नादात्मकता का गुण आया है। संयुक्ताक्षरता, संयुक्त अक्षर, जहाँ संयुक्त अक्षरों का अधिक प्रयोग होता है। वीर भावों की अभिव्यक्ति के लिए जहाँ ओज गुण प्रधान भाषा होती है, वीर रस की अभिव्यक्ति होती है, वहाँ भाषा में संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया जाता है। भूषण ने भी अपनी भाषा को वीर रसानुकूल, वीर रस के अनुसार बनाने के लिए उसे द्वित्व वर्ण, भाषा में द्वित्व वर्ण आए हैं, संयुक्ताक्षर अधिक आए हैं, समास युक्त शब्दावली का अधिक प्रयोग हुआ है। ट, ठ, ड, ढ ये कठोर वर्ण माने जाते हैं, इनकी अधिकता है। ऐसे वर्णों से युक्त
युक्त अपनी भाषा को उन्होंने किया है। जब ऐसे शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, ऐसी भाषा का, ऐसे वर्णों का अधिक प्रयोग होता है, तो भाषा जो है ओज गुण प्रधान बन जाती है। वीर, क्रोध, रौद्र ऐसे भावों की अभिव्यक्ति के अनुकूल बन जाती है। इसलिए भूषण ने भी अपनी भाषा को संयुक्ताक्षरों से युक्त बनाया है। उसमें संयुक्ताक्षरों की प्रधानता हो गई है, जो कि वीर रस की अभिव्यक्ति के लिए आवश्यक है। जैसे हैबर, हरहट्ट, साज गैबर, गरगट्ट सबे, पैदल के ठट्ट, फौज जूरी तुरकाने की। हरट्ट, गरट्ट, यहाँ पर ट, ट इन वर्णों का अधिक प्रयोग हुआ है और संयुक्ताक्षर आधा ट, पूरा ट एक साथ आ रहा है। द्वित्व वर्णों की अधिकता है। ऐसी भाषा ही वीर रस के अनुकूल जान पड़ती है। अगली विशेषता है युगानुकूलता। युग के अनुसार, अपने समय के अनुसार भूषण ने ब्रज भाषा को अपनाया है और उस ब्रज भाषा को सभी के समझने जानने योग्य बनाने के लिए कि सभी वर्णों के, सभी वर्गों के सभी व्यक्ति उस भाषा को समझ सके, उस कविता का आनंद ले सके, इसलिए उन्होंने अपनी भाषा को इस प्रकार बनाया है कि उसमें उस समय प्रचलित सभी शब्दों को उन्होंने अपनाया है। अगर तत्सम शब्द अगर वहाँ उस समय की भाषा में प्रचलित है तो उन्हें अपना लिया, तद्भव प्रचलित है तद्भव को अपना लिया। अरबी फ़ारसी बोली जा रही है, अरबी फ़ारसी के शब्दों को उन्होंने ले लिया, मराठी भाषा के शब्दों को उन्होंने ले लिया। तो उस अपनी ब्रज भाषा को सभी के समझने जानने योग्य बनाने के लिए उन्होंने उस समय प्रचलित सभी शब्दों को अपनाया है, अपनी भाषा को उन शब्दों से परिपूर्ण बनाया है। उन्होंने भाषा की शुद्धि अशुद्धि पर अधिक ध्यान नहीं दिया है, उसकी उन्होंने चिंता नहीं की है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों को अपना लिया है, जो उस समय के राज दरबारों में, सामाजिक कार्यों में, राजनीतिक दांव पेंचों में, धार्मिक व्यवहारों में जो भाषा प्रयुक्त होती थी, जो शब्द प्रयुक्त होते थे, उनका प्रयोग भूषण ने किया है। इसीलिए भूषण की जो भाषा है अपने युग का दर्पण है। उनकी भाषा में उस समय का समाज झांकता दिखाई देता है, उस समय का राज दरबार दिखाई देता है, उस युग का यथार्थ रूप देखने को मिलता है। उनकी भाषा में अरबी फ़ारसी के शब्द भी आ गए हैं, मराठी के शब्द भी जुड़ गए हैं और संस्कृत प्राकृत के शब्द भी घुल मिल गए हैं। इसलिए उसमें युगानुकूलता का गुण आ गया है, भाषा अपने युग के अनुकूल है। अगली विशेषता है रसानुकूलता। भूषण ने मुख्य रूप से वीर रस का वर्णन किया है, वीर रस का निरूपण किया है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है और उत्साह के वर्णन के लिए, उत्साह के निरूपण के लिए ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जो स्वयं उत्साह से भरी होती है, जिससे ऐसा जान पड़े कि उस भाषा में ही उत्साह भरा हुआ है, उमंग भरी हुई है, जिसके एक एक शब्द से तेज, पौरुष, वीरता झलकती जान पड़नी चाहिए, दृष्टिगोचर होनी चाहिए। और भूषण ने प्रायः ऐसी ही भाषा का प्रयोग किया है, भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसमें से तेज झलक रहा है, पौरुष झलक रहा है, उत्साह झलक रहा है। तो उनकी भाषा पूरी तरह से रस के अनुकूल है, वीर रस के अनुसार है।
लाक्षणिकता। जहाँ कवि अपनी भाषा में लोकोक्तियों, मुहावरों, व्यंग्य का प्रयोग करता है, वहाँ पर लाक्षणिकता की सृष्टि होती है। भूषण ने भी अपनी भाषा को लाक्षणिकता से सजाया है, सज्जित किया है। उन्होंने उस समय प्रचलित लोकोक्तियों और मुहावरों का सहारा लिया है। जो लोकोक्तियाँ हैं, मुहावरे हैं, ये भाषा का सौंदर्य बढ़ाते हैं, क्योंकि इनमें कम शब्दों में अधिक भावों को व्यक्त किया जा सकता है। लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इनका रूप छोटा होता है, कम शब्द होते हैं, किंतु भावों की गंभीरता इनमें अधिक होती है। इसलिए भाषा में इनके प्रयोग से सौंदर्य की सृष्टि होती है, भाषा का सौंदर्य बढ़ जाता है, भाषा में भावों को प्रकट करने की क्षमता बढ़ जाती है। भूषण ने मुहावरे एवं लोकोक्तियों का प्रयोग करके अपनी भाषा में लाक्षणिकता बढ़ाई है। जैसे सौ चूहे खाए के बिलारी बैठी तब को, काली के जोगी कलिंदे से खप्पर, गई कटनाक सिगरई दिल्ली दल की, छाती दरकती है खरी अखिल खल की। इस प्रकार के लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग भूषण ने अपनी भाषा में किया है, जिससे वहाँ लाक्षणिकता की सृष्टि हुई है। और अंतिम विशेषता है संश्लिष्टता। भूषण ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिसमें किसी घटना या स्थिति का चित्रण करने के लिए संश्लिष्ट पदों का प्रयोग किया जाता है। जैसे भूषण ने शिवाजी के आतंक एवं भय के मारे, शिवाजी शत्रुओं पर प्रहार कर रहे थे, शत्रुओं पर आक्रमण कर रहे थे, उन्हें खदेड़ रहे थे। तो शिवाजी का जो आतंक है, शिवाजी का जो भय है, शत्रुओं पर, शत्रुओं की स्त्रियों पर बहुत अधिक छाया हुआ था। डर के मारे उनकी कैसी दुर्दशा हो गई थी, इसका सजीव चित्र अंकित करने के लिए, इसका सजीव वर्णन करने के लिए उन्होंने यमक अलंकार पर आश्रित संश्लिष्ट भाषा का प्रयोग किया है। जैसे ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती है, कंदमूल भोग करे, कंदमूल भोग करे, 3 बेर खाती तेवे 3 बेर खाती है। यहाँ पर भाषा की संश्लिष्टता दिखाई देती है, यमक अलंकार भी है और भाषा की संश्लिष्टता भी है। ऐसी भाषा का प्रयोग भूषण ने किया है, जिससे उनके काव्य में सौंदर्य की सृष्टि हुई है और भाषा जो है उनके भावों के बिल्कुल अनुकूल बन गई है। जिन भावों को वे अभिव्यक्ति देना चाहते थे, अपनी भाषा के माध्यम से वे इन भावों की अभिव्यक्ति करने में सफल हुए हैं। इस प्रकार भूषण की भाषा में वीर रस के अनुकूल परुषता, ओजस्विता, नादात्मकता आदि गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।